ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जयपुर। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ग्रामर सिखाने जा रहा हूँ। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर फ्रॉम द बेसिक। स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल जीरो लेवल की मैं ग्रामर की बात करूं तो बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंसेस की, कि किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो बी रेडी, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश? ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी भी वाक्य को हिंदी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को, जैसे कोई भी हिंदी का वाक्य है, उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। हाउ टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश। सो आर यू रेडी टू लर्न दिस टॉपिक? क्या आप तैयार हैं? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी। ये तो आपने सुना होगा कि किसी भी सेंटेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें 4 से 5 वर्ड्स की जरूरत होती है। वी नीड 4 to 5 वर्ड्स टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है सब्जेक्ट। जब आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सेकंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। लास्ट वर्ड है हमारा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। तो आज डिटेल में सीखते हैं कि हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए। हाउ टू कन्वर्ट एनी हिंदी सेंटेंस इन इंग्लिश। हमें इन 5 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। जब तक आपको इन 5 वर्ड्स के बारे में नहीं पता, तब तक आप किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन 5 वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। व्हाट आर दीज वर्ड्स। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सब्जेक्ट्स के बारे में। बाय द वे, मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लास 1 में डे 1 में मैंने डिफाइन कर दिया कि सब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं। फिर भी मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति। जी हाँ, किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं, आप, हम, वह, वे, बच्चे, माता पिता, मेरा दोस्त, उसका दोस्त, आपका भाई। ये सभी वर्ड्स जो मैंने बोले, इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब होता है कार्य को करने वाला व्यक्ति। तो किसी भी वाक्य को जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, बिना सब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती। तो आई, यू, ही, शी, दे, इस प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बताया था। तो जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप फर्स्ट क्लास डे 1 फर्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट्स के बारे में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। किसी भी वाक्य को जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स, अगर मैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊं तो हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब वह शब्द जो एक वाक्य को ट्रांसलेट करने में सहायता करे, हेल्प करे, उसी वर्ड को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये स्पोकन इंग्लिश में करीब करीब 30 to 40, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 30 से 40 के आसपास टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं स्पोकन इंग्लिश में। मैं
यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लाइक आपने सुना होगा इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। जी हाँ, इन सभी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन वर्ड्स का यूज करना मैं सिखाऊंगा अब से आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेन वर्ब। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मेन वर्ब। मेन वर्ब्स किसे कहते हैं? आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेन वर्ब्स किसे कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है किसी भी कार्य को करना, टू डू एनी वर्क। मेन वर्ब को एक्शन भी कहा जाता है, एक्शन। मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा मेन वर्ब का सेकंड नेम होता है एक्शन। टू डू एनी वर्क, किसी भी कार्य को करना, जैसे आना, जाना, लेना, देना, करना, पढ़ाना, पढ़ाई करना। जो भी हम कार्य करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, यस, मॉर्निंग टू इवनिंग, जितने भी कार्य हम करते हैं तो किसी भी कार्य को करना ही एक एक्शन कहलाता है या मेन वर्ब कहलाता है। और जैसे एग्जांपल हिंदी में मैं बताऊं, आना, जाना, लेना, देना, सोना, खाना, पीना, ये सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एक्शन या मेन वर्ब, किसी भी कार्य को करना। जैसे कम हुआ, गो, टेक, मेक, यस, प्ले, किसी भी कार्य को करना, किसी भी कार्य को करना ही मेन वर्ब कहलाता है। और हाँ, जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स मेन वर्ब्स होते हैं, उनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं। उनकी थ्री फॉर्म्स होती हैं, जैसे कम, केम, कम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गो, गो, वेंट, गॉन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक, टेक, टुक, टेकन। मेक, मेक, मेड, मेड। प्ले, प्लेड, प्लेड। जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं, जितने भी वर्ड्स मेन वर्ब कहलाते हैं, उनकी थ्री फॉर्म्स जरूर होती हैं। तो आपको थ्री फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए वर्ड्स की। जब तक आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स याद नहीं है, तब तक किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आएगी। जी हाँ, तो इन वर्ड्स के बारे में डिटेल में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेन वर्ब्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिमेनिंग वर्ड, बचा हुआ शब्द, बचा हुआ शब्द। एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य के अंदर इंग्लिश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। वी आर वॉचिंग मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? कौन सा वर्ड है ऑब्जेक्ट? मूवी। वी आर वॉचिंग मूवी। माई सिस्टर इज टेकिंग फूड या माई सिस्टर इज ईटिंग फूड। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। राइट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर एक्शन किया जाए, जिस पर कोई क्रिया की जाए, उसको एक्शन कहते हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, रिमेनिंग वर्ड। अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द। कोई सा भी सेंटेंस है, अगर कोई, कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, छोटे सेंटेंसेस, कुछ बड़े बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं, लॉन्ग सेंटेंसेस, उनके अंदर अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई एम वॉचिंग मूवी विद माय फ्रेंड्स। आई एम वॉचिंग मूवी, मूवी तो यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ, विद माय फ्रेंड्स ये यहां पर अदर वर्ड्स है। विद या विद, आई एम वॉचिंग मूवी विद हिम, मैं उसके साथ मूवी देख रहा हूं। और नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं मंदिर जाऊंगा, आई विल गो टू टेम्पल। अगर मैं बोलूं मैं कल मंदिर जाऊंगा, आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, तो यहां पर जो टुमारो वर्ड है, टुमारो, टुमारो जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड्स मतलब अन्य शब्द। तो देखा आपने, किसी भी वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी हिंदी के वाक्य को जब हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वी नीड
यस, वी नीड ऑल दीज वर्ड्स, हमें इन सभी वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन सभी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आप इन वर्ड्स के बारे में नहीं जानते तब तक आप किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं। और मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू और बताना चाहूंगा। एक लाइक सपोज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य में आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, किसी भी कार्य को करना, इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के अंदर अदर वर्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देख सकते हैं वी तो यहां पर है हमारा सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट कौन होता है? किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति। आर यहां पर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग हमारा क्या है यहां पर? मेन वर्ब। मेन वर्ब या एक्शन भी बोल सकते हैं। क्रिकेट यहां पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट और एक ऑब्जेक्ट है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो अभी तक हमने सीखा कि किसी भी सेंटेंस को हिंदी से जब अंग्रेजी में बदलते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट एनी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, तो हमें इन 5 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन 5 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सीखेंगे कुछ डिफरेंट। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग डिफरेंट, सो बी रेडी फॉर लर्निंग। तो फाइनली आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग यू ग्रामर। अब ग्रामर की मैं बात करूं, स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, किसी भी वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदलें। और आपके दिमाग में, आपके जहन में ये भी होगा कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है टेंस। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अधिकतर लोगों का मानना होता है कि सर टेंसेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में। तो मैं बताना चाहूंगा टेंसेस के जो फॉर्मूले होते हैं वो स्पोकन के लिए बेटर नहीं है। मैं आपको डिफरेंट तरीके से फॉर्मूले सिखाऊंगा टेंसेस में। कुछ टेंसेस ऐसे हैं जो स्पोकन में काफी ज्यादा यूज होते हैं। लाइक टोटल देयर आर थ्री टेंसेस। जैसे आपको टेंसेस की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी होगी, ब्रीफली मैं बताना चाहूंगा। देयर आर 3 टेंसेस, 3 टेंस होते हैं और तीनों ऑल 3 टेंसेस हैव 4 सब पार्ट्स। तीनों टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो टोटल 12 टेंसेस हो गए। 12 में से 6 टेंसेस ऐसे हैं जिनका स्पोकन में यूज काफी ज्यादा होता है, जिनका यूज स्पोकन में ज्यादा यूज होता है। तो इस प्रकार के मैं टेंसेस मैं आपको सिखाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको टेंसेस के तरीके से नहीं, एक डिफरेंट तरीके से मैं स्पोकन इंग्लिश आपको सिखाने जा रहा हूं आज से। ग्रामर का भी रोल होता है स्पोकन इंग्लिश में। जी हाँ, तो ग्रामर पर भी आपको प्रॉपर फोकस करना होगा। बेसिक, चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको वो ग्रामर सिखाने जा रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल से, कि जिसका यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है। सो आर यू रेडी टू लर्न? यस। चलिए एक ऐसी ग्रामर जिसका यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है, तो जो कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है, आज आप सीखने जा रहे हैं ऐसे वाक्य जो कार्य अभी अभी चल रहा है या जो कार्य वर्तमान में चल रहा है। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट में, अभी अभी, या जो कार्य अभी अभी चल रहा है, या वे कार्य जिनको हम अभी जस्ट कर रहे हैं। जो कार्य अभी अभी, जो कार्य अभी अभी
चल रहा है। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, मतलब वह कार्य जो वर्तमान में चल रहा है, अभी अभी जस्ट, या जो कार्य अभी अभी चल रहा है अभी। जैसे आपको कौन कौन से कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं, मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये कार्य जारी है, चल रहा है। मैं टहल रहा हूं, ये भी कार्य जारी है। मैं बोल रहा हूं, ये भी कार्य जारी है। तो आज आप सीखने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। इस टॉपिक को टेंसेस के अकॉर्डिंग कहते हैं प्रेजेंट। जिन लोगों को टेंसेस आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यस। इसका यूज स्पोकन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक सिखाना चाहूंगा आज। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है या जो कार्य अभी अभी चल रहा है, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हमें किस चीज को फोकस करना है, किस चीज पर फोकस करना है, वो है पहचान। जी हाँ, इस टॉपिक की पहचान, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब इस प्रकार के वाक्य जिनमें कोई कार्य जारी है, कोई कार्य चल रहा है, वह कार्य जो चल रहा है अभी प्रेजेंट में, एट प्रेजेंटली, द वर्क विच इज गोइंग ऑन, द वर्क विच इज रनिंग। तो अभी तक हमने क्या सीखा? आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? हेल्पिंग वर्ब की। जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। तो आज की क्लास में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम, आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर। तो इनको कैसे यूज में लेना है वो मैं अभी समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, द थर्ड थिंग इज मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब में हमें यूज करना है आईएनजी। जी हाँ, आज की क्लास में हर सेंटेंस में आईएनजी यूज करना है आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य चल रहा है, इसकी जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके लास्ट में आता हो रहा है, रही है, रहे हैं, तो इस प्रकार के वाक्यों को बोलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी हाँ, और इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, तो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, और मेन वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कहां पर इज का यूज करते हैं, कहां आर और कहां एम। बाय द वे, आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो बताना चाहूंगा। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है, एक वचन, एक व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे इज। वन पर्सन, जो एक व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? इज। फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, अगर एक से अधिक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स एक से अधिक हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आर। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं, मतलब बहुवचन कर्ताओं के लिए, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं आर। और एक स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल, इसको आपको लर्न करना होगा, रटना होगा। कुछ चीजें हमें रटनी भी होती, क्रैम करनी होती है। जैसे आय, आय सिंगुलर में आता है या प्लूरल सब्जेक्ट है? आय, आय तो सिंगुलर होता है ना, लेकिन आय के लिए, आय के साथ हम यूज करते हैं, आय के लिए यूज करेंगे एम। क्या यूज करते हैं? एम। और यू, आप बताएं, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या प्लूरल? यू
एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी काउंट आता है। हेलो सर, इज इट विजिबल प्रॉपरली? ओके। तो आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम। और यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर। यू के लिए हमेशा पूरे इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में, जी हाँ, स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, रिटन में या स्पोकन में, यू के साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब बात करें तब यस, यू के लिए हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जितने भी लोग मुझे इस वीडियो में देख पा रहे हैं या देख रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि मैं आपको बहुत ही डीपली आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज राइट डाउन, आप लिख सकते हैं और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक को यूज में लेना है स्पोकन इंग्लिश में। हाउ टू यूज दिस टॉपिक इन स्पोकन इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहूंगा। आज की क्लास में मैं आपको 2 फॉर्मूले सिखाने वाला हूं। वन फॉर्मूला इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वन फॉर्मूला इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले सिंगुलर के बारे में सीखें या प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में सीखें। आई होप आप कहेंगे कि सर सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं और फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्मूला मैं रोजाना आपको 2 फॉर्मूले सिखाऊंगा। आई विल टीच यू ओनली 2 फॉर्मूलाज एवरी डे। तो आपको ये इन फॉर्मूलों के जरिए स्पोकन इंग्लिश सीखनी है। और अगर आप ये ट्रिक, ये फॉर्मूले जिस तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 100% आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे जी। तो मैं आपको इस तरफ तो बताना चाहूंगा प्लूरल फॉर्मूला, प्लूरल, वेट, फॉर्मूला फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसको प्लूरल फॉर्मूला बोलेंगे, प्लूरल फॉर्मूला। एंड दिस वन साइड आई वुड लाइक टू टीच यू सिंगुलर फॉर्मूला। सिंगुलर फॉर्मूला, सिंगुलर फॉर्मूला मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। और सबसे ज्यादा आप बात किससे करते हैं? अगर मैं कहूं आपसे कि सबसे ज्यादा बात आप किससे करते हैं तो आप कहेंगे फ्रेंड्स लोगों से। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा सबसे बात हम करते हैं, सबसे ज्यादा बातचीत हमारी होती है यू से। यू कौन? आपने ठीक सुना, यू का मतलब हिंदी में होता है तुम या आप। हम किसी से भी बात करें, किसी भी व्यक्ति से बात करें, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? यू। हमारे लिए क्या बन जाता है? यू। और यू के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, एम, आर। तीनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? आर। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। और एक और ट्रिक बताना चाहूंगा आपको कि अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, जैसे अधिकतर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आ जाता है क्या। क्या के लिए आपको व्हाट वर्ड तो आज के बाद यूज ही नहीं करना। कितने दिन तक? 10 डेज तक। जब तक मैं आपको 10 क्लासेस नहीं पढ़ा दूं तब तक आपको ये व्हाट वर्ड का यूज ही नहीं करना। डोंट यूज व्हाट। क्या के लिए आपको व्हाट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो फ्रेशर्स होते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं, तो वो ये मिस्टेक करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाए क्या, क्या के लिए वो व्हाट का यूज कर देते हैं। व्हाट का यूज कब करते हैं? जब हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में क्या आता है, जैसे आप क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आप कल क्या पढ़ाओगे? व्हाट विल यू टीच टुमारो? ये गलत नहीं है। मतलब क्या की इंग्लिश व्हाट होती है बचपन से लेकर के अभी तक आपको तो यही पता है, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या का यूज हिंदी के वाक्यों में 2 प्रकार से होता है। जैसे सेंटेंसेस के पहले भी यूज करते हैं और हम बीच में। 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे क्या, क्या हिंदी के वाक्यों के शुरुआत में भी लगाते हैं, स्टार्टिंग में भी लगाते हैं,
स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं और हिंदी के सेंटेंसेस के बीच में भी क्या यूज करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग के 1 वीक या 10 डेज तक आपको इस प्रकार के वाक्य सिखाने वाला हूं जिनमें क्या वर्ड होगा लेकिन हिंदी के वाक्यों के स्टार्टिंग में लगा होगा, हिंदी के सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में। तो इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब्स आती है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, वर्ड का यूज नहीं करते। तो अभी फिलहाल आपको लगभग 1 वीक, जब तक 7 क्लासेस मैं नहीं पढ़ा दूं, 7 to 10 क्लासेस, करीब करीब आपको 10 क्लासेस नहीं पढ़ा दूं, तब तक आपको वॉट वर्ड का यूज ही नहीं करना। तो आज की क्लास में अगर किसी सेंटेंस में आ जाए क्या, तो आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कर्ता के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन तो इज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, बहुवचन करता है तो आर, और आई के साथ एम का यूज करते हैं। जी हाँ, तो चलिए फॉर्मूला सीखते हैं। आज की क्लास में क्या है फॉर्मूला, तो क्या आप यह कार्य कर रहे हो, क्या आप यह कार्य कर रहे हो। इस सेंटेंस के अंदर आपको दो चीजें देखनी है, एक तो क्या, मतलब इस वाक्य के अंदर एक तो क्या आ रहा है, और सेकंड चीज आपको नोटिस करनी है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। लास्ट में जब रहा है, रही है, रहे आता है तो इस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग यू फॉर्मूला। क्या की इंग्लिश अभी मैंने क्या बताई, व्हाट का यूज नहीं करना, इज, एम, आर का यूज करना है। तो एक सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब या तीन तीन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं, यू, और यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर। और आर को हमने पहले क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर आर का मतलब है क्या, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं, व्हाट का यूज नहीं करते, याद रखिएगा। और मेन वर्ब को हम एक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्शन। मेन वर्ब का दूसरा नेम होता है एक्शन, और एक्शन में क्या यूज करना है आपको, आईएनजी। आज की क्लास में हर सेंटेंस में आईएनजी यूज करना है आपको। Yes, I am action plus ing. No, I am not action plus ing. तो ये मैंने थ्री लाइंस क्यों लिखी इस फॉर्मूले के अंदर, वाई आई हैव रिटन 3 लाइंस इन दिस फॉर्मूला, तो इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। फर्स्ट लाइन में तो मैंने आपको सिखाया क्वेश्चन पूछना लोगों से। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर भी देते हैं, कितने आंसर्स हो सकते हैं। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जैसे क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो आपके पास 2 आंसर्स हो सकते हैं। everyone has a 2 answers, yes, 2 answers, one is positive answer and second one is नेगेटिव आंसर। एक तो पॉजिटिव आंसर हो सकता है और एक नेगेटिव आंसर हो सकता है। जैसे हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लिखा, मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। और अगर आपका जवाब है नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं, तो आप नेगेटिव आंसर दे सकते हैं, नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मतलब आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी। मैंने यहां पर क्या लिखा है, फॉर्मूला, एग्जांपल नहीं लिखा, मैंने इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों ट्रांसलेट नहीं किया, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि इसको कैसे यूज में लेना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन स्पोकन इंग्लिश। ये तो आपको पता चल गया कि आई के साथ एम का यूज करते हैं, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब की बात में ही लगाते हैं। यहां हमने आर को पहले क्यों लगाया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, वन एग्जांपल। क्या आप टीवी देख रहे हो, क्या आप टीवी देख
रहे हो, क्या आप टीवी देख रहे हो। अब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नाउ लेट्स ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। क्या आप, और आपको पहचान भी देखनी है, आइडेंटिफिकेशन। सेंटेंस के लास्ट में क्या रहे हो, इससे पता चल गया कि आज की क्लास का सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लेट्स ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो क्या क्या की इंग्लिश देखिए, यहां मैंने क्या बताई, क्या की इंग्लिश आर। आर, आपकी इंग्लिश क्या है, यू। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। आंसर देना है तो इस वाली लाइन का यूज करना है, और नेगेटिव आंसर देना है तो नो आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करना है। और जो एक्शन है हमारा, एक्शन की जगह पर कौन सा वर्ड आता है, मतलब एक्शन का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब। एक्शन किसे बोलते हैं, मेन वर्ब को ही एक्शन बोलते हैं। तो आर यू, अब इसमें कौन सा एक्शन है, कौन सा कार्य हम कर रहे हैं, देखना। देखना, देखना की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। लुक, सी, वॉच भी होती है, लुक भी होती है और सी भी होती है, लेकिन टीवी देखने के लिए हमेशा वॉच वर्ड ही यूज करते हैं। आर यू वॉचिंग टीवी, क्या आप टीवी देख रहे हो। अब ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, अब इसका जवाब। एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं, आप आंसर क्या बोलेंगे, या ये तो हमारा है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, यस। आप बोलेंगे हाँ मैं टीवी देख रहा हूं। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपका जवाब होगा हाँ मैं टीवी देख रहा हूं। तो यस, यस में जवाब देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यस आई एम, यस आई एम वॉचिंग टीवी, हाँ मैं टीवी देख रहा हूं। अगर आप नेगेटिव आंसर देते हैं, नेगेटिव आंसर, आंसर सेकंड, नो आई एम नॉट। देखिए नॉट हमने कहा यूज किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, यस नो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। तो देखा आपने, मैंने जो स्ट्रक्चर बताया, फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जांपल भी बताया। इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स अपन बना सकते हैं, लेकिन अब हम सीखते हैं इधर सिंगुलर फॉर्मूला। अब आप कहेंगे सर आपने ये यू को सिंगुलर, यू तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यू के लिए हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसलिए हमने आर यूज किया यू के लिए। तो अब हम सीखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में, सिंगुलर फॉर्मूले के बारे में। तो सिंगुलर फॉर्मूला, मैं सबसे पहले फॉर्मूला बताना चाहूंगा। क्या आप यह कार्य कर रहे हो, क्या आप यह कार्य कर रहे हो। तो यहां आपको नोटिस करना है, एक तो क्वेश्चन पूछ, सॉरी, क्या वह यह कार्य कर रहा है, क्या वह यह कार्य कर रहा है, क्या वह यह कार्य कर रहा है, क्योंकि इधर तो हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा, क्या आप यह कार्य कर रहे हो, और इधर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। वह हमारा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन व्यक्ति, मतलब एक वचन कर्ता, एक व्यक्ति, क्या वह यह कार्य कर रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ही, वह को क्या बोलते हैं, ही, क्या बोलते हैं, ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी मैंने, इज। जी हाँ, क्या के लिए वॉट का यूज नहीं करना। अगर हिंदी के वाक्यों में क्या पहले आता है तो उसके लिए कभी वॉट का यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज, यस इज ही। और एक्शन, एक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, मेन वर्ब, किसी भी कार्य को करना, और आईएनजी तो यूज करेंगे हर सेंटेंस में, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी। और एक क्वेश्चन के कितने आंसर्स हो सकते हैं, 2 आंसर्स। जी हाँ, 2 आंसर्स हो सकते हैं, यस, यस और नो। तो अभी हम आंसर सीखते हैं यस में, यस ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, और नेगेटिव नो ही इज नॉट एक्शन
प्लस ing। दिस इज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड वन इज आंसर एंड थर्ड वन इज ऑल्सो आंसर। वन इज पॉजिटिव आंसर एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव आंसर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज इज। देखिए यहाँ इज को हमने पहले लगाया और यहाँ इज को हमने सब्जेक्ट के बाद में यूज किया, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट कहाँ यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल भी बताना चाहूंगा। वह, जैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने देखिए क्या की इंग्लिश क्या लगाई यहाँ पर? इज, और वह को क्या बोलते हैं? ही। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? और वह। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इज ही। इज ही। और इसमें एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब, किसी भी कार्य को करना। तो करना मतलब कौन सा कार्य कर रहे हैं हम? खेलना। मतलब क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? वह कौन सा कार्य कर रहा है? खेलना। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? तो यहाँ पर इज तो है हेल्पिंग वर्ब, ही है हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग है मेन वर्ब, क्रिकेट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब एक क्वेश्चन ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका आंसर, अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो आंसर क्या होगा? यस। एक तो यस में आंसर और एक मतलब नो में आंसर। वन इज पॉजिटिव आंसर एंड वन इज नेगेटिव आंसर। यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप नेगेटिव आंसर करेंगे, नेगेटिव आंसर देते हैं, ये तो पॉजिटिव आंसर सीखा आपने, और नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा बस। नो ही इज नॉट प्लेइंग, नो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, इफ एनीबडी आस्क यू क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के टू आंसर्स हो सकते हैं। वन इज पॉजिटिव आंसर एंड सेकंड वन इज नेगेटिव आंसर। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? इसका ये तो हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? हाँ, वह क्रिकेट खेल रहा है। यस, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। और नेगेटिव आंसर क्या होगा? नो, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं। अब आप किसी से भी इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वाली जो ट्रिक जो मैंने सिखाई, ये जो मैंने फॉर्मूले आपको सिखाए, इन फॉर्मूलों के जरिए अब आप किसी से भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। हाउ विल यू डू द प्रैक्टिस? आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इन फॉर्मूलों के जरिए मैं बताना चाहूंगा। अधिकतर बात हम किससे करते हैं? यू से, आपसे, मतलब आपसे बात करते हैं। यू, जो भी सामने, हमारे सामने जो भी व्यक्ति होता है वो हमारे लिए होता है आप। इंग्लिश में बोलते हैं यू। तो यू के लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछना हो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आपको अच्छा लग रहा है? तो आर यू फीलिंग बेटर? ऑब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में यूज करते हैं। मैंने इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद में ही यूज करते हैं। आर यू फीलिंग बेटर? तो आपका जवाब क्या आएगा? यस, आई एम फीलिंग मच बेटर। ओके। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, क्या आप टीवी देख रहे हो? आर यू वॉचिंग टीवी? तो आप बोलेंगे नो सर, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन पूछूं, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस? मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो आप बोलेंगे, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे यस सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। ऑलराइट। अगर मैं बात करूं ही की जगह पर कोई व्यक्ति का नाम भी यूज कर सकते हैं। क्या हार्दिक क्रिकेट खेल रहा है? यस, क्या हार्दिक क्रिकेट खेल रहा है? तो ही के स्थान पर हम हार्दिक यूज कर देंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको पहले लगाना है, इज हार्दिक प्लेइंग क्रिकेट? इज हार्दिक प्लेइंग क्रिकेट? और आंसर हमारे पास यस भी है और नो भी। अगर हार्दिक क्रिकेट खेल रहा है तो आप बोलेंगे
यस हार्दिक इज प्लेइंग क्रिकेट, और हार्दिक क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो आप बोलेंगे नो हार्दिक इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आज से आपको इंग्लिश में ही बातचीत करनी है, मतलब ब्रोकन इंग्लिश तो बोलनी है। ब्रोकन इंग्लिश का मतलब होता है टूटी फूटी अंग्रेजी, गलत सलत अंग्रेजी। मतलब शुरुआत में जो भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो मिस्टेक तो होती है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, चोट भी लगती है। बचपन में हम गिरे भी थे, चोट भी लगी थी जब साइकिल चलाना सीखा था। और हाँ, अगर जैसे जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। कभी तो मीनिंग भूल जाओगे आप, मतलब वर्ड भूल जाओगे, और कभी ग्रामर भूल जाओगे। जी हाँ, अगर मीनिंग भूल जाओ तो ऐसे काम चला लेना, जैसे मैं जा रहा हूं, अब जाने की इंग्लिश भूल गए आप, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम जाइंग, यस। और आई एम खाना खाइंग, आई एम सोइंग, आई एम टीवी देखेंग। अगर नहीं, जैसे कोई वर्ड भूल गए आप, तो आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। बट एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली वैसे स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपनी वोकेबलरी पर भी फोकस करना होगा, मीनिंग्स पर भी ध्यान देना होगा। जब तक आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है तब तक आप स्पोकन इंग्लिश सीख नहीं सकते। तो वोकेबलरी का मतलब मीनिंग्स, शब्दकोश, तो आपको मीनिंग्स भी अच्छे से लर्न करने हैं। आई होप गाइज जो भी मैंने आज आपको टॉपिक सिखाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके जरिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। इसको स्पोकन में यूज में लेना है अब आपको। सो गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे इस चैनल पर बने रहना या मेरी वीडियोस लगातार देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।